सुन बहू, मैं जरा पड़ोस में होकर आती हूँ। अगर तेरे ससुर मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। सुलेखा अपनी बहू से इतना कहकर पड़ोस वाली उषा के पास जाती है। आओ आओ सुलेखा, मैं तुम्हें ही अभी याद कर रही थी। और कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसी है? अब जिसके घर में पसंदीदा बहू होगी, जो सास की सेवा भी करेगी, अब वो सास तो खुश ही रहेगी ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, मगर मुझे तो हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। पता नहीं तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ठीक से रहती भी है या नहीं। आप तो बहुत खुशनसीब हैं उषा जी, जो आपके बेटे ने आपकी पसंद से शादी की। मेरे बेटे ने तो जिद ही पकड़ ली थी कि वो एक मुस्लिम लड़की से ही शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है, और देखो ले आया उसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। अब बच्चों के आगे हमारी कहाँ चलती है उषा जी। तो क्या कर रही थी आपकी बहू अर्शी? खाना तो बना कर देती होगी के नहीं, या वो भी आप खुद ही बनाती हैं? अब जब तक हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं उषा जी, तब तक तो मैं ही घर का सारा काम संभाल रही हूँ। अभी बहू नई नई आई है, इतनी जल्दी मैं उस पर भरोसा करके उसे घर की जिम्मेदारी भी तो नहीं दे सकती ना। आप बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहू को अगले ही दिन से सारी जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि मुझे तो अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। रुकिए जरा, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। मेरी बहू के हाथ की गर्मा गर्म चाय पी कर देखिए, इसका स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगी। अरे, क्यों तकलीफ कर रही है? इस सब की क्या जरूरत है? मैं घर से खाना खाकर ही आई थी। अरे, इसमें तकलीफ कैसी? थोड़ी देर बाद उषा की बहू दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है, और फिर चाय पीते पीते उषा और सुलेखा खूब गप्पे मारते हैं। वैसे आपकी बहू ने चाय तो वाकई में स्वादिष्ट बनाई है। मैंने कहा था ना आपसे, चाय तो क्या, मेरी बहू सारा खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके घर में तो त्योहार की तैयारी शुरू हो गई होगी फिर। अब कौन सा त्योहार आने वाला है उषा जी? अरे, अब भूल गई आप, ईद आ रही है। आप भले ही ईद ना मनाती हो, लेकिन आपकी बहू तो मनाती होगी। क्यों, सही कह रही हूँ? अरे हाँ, ईद करीब आ रही है, लेकिन हम तो नहीं जानते कि इस ईद पर क्या क्या होता है, कैसे मनाते हैं। तो हो सकता है हम ईद ना मनाएं। आप ना मनाएं, लेकिन आपकी बहू के मन में तो ईद मनाने के ख्याल चल रहे होंगे। तो क्या हुआ, चलने दीजिए। जिस घर में वो शादी करके आई है, उस घर में ईद नहीं मनाई जाती, इसलिए इस बार भी हमारे घर में कोई ईद नहीं मनेगी। अच्छा, तो ये बात है। काफी देर तक बातचीत करने के बाद सुलेखा अपने घर वापस आती है। मम्मी जी, आ गई आप? मैंने अभी अभी सबके लिए चाय बनाई है, लीजिए, आप भी लीजिए। मुझे नहीं पीनी चाय, मैं उषा के घर से चाय पीकर आई हूँ। अपने ससुर जी को दे दे चाय। उन्हें तो मैंने चाय दे दी है, तो खुद पी ले ये चाय, लेकिन यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग मत खराब कर। अर्शी वहाँ से चली जाती है। पता नहीं आज मम्मी जी को क्या हो गया है, आज थोड़ी गुस्से में लग रही हैं। क्या तुम्हें याद है अर्शी, हम 2 साल पहले ईद पर ही एक दूसरे से पहली बार मिले थे, और देखो ईद दोबारा आने वाली है। मुझे याद है अमित जी, ईद को लेकर मैं भी काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी है। डर? डर किस बात का है तुम्हें? मैं नहीं जानती हूँ अमित जी कि इस घर में ईद मनाई भी जाएगी या नहीं। क्यों नहीं मनाई जाएगी, बिल्कुल मनाई जाएगी। मैं हूं ना, हम सब साथ में ईद सेलिब्रेट करेंगे, देख लेना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर ईद मनाएं,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी हमारी शादी से खुश हैं और उन्होंने मुझे अपनी बहू की तरह अपना लिया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अर्शी? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगा, तुम उदास मत हो। ठीक है। माँ, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। इस बार हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। कैसा है मेरा प्लान? इस घर में कोई ईद नहीं मनेगी। पहले ही तुम्हारी बहुत मनमानी हो चुकी है इस घर में, मगर अब और नहीं चलेगा। लेकिन माँ, आरशी का क्या? वो तो बचपन से ईद मनाती आई है, अब नहीं मनाएगी तो उसे बुरा लगेगा। तो लगने दे बुरा, मुझे परवाह नहीं। सुलेखा का ये फैसला सुनकर अमित को भी अच्छा नहीं लगता और उधर अर्शी भी सुलेखा और अमित की ये बातें सुनकर उदास हो चुकी थी। लीजिए मम्मी जी, आपकी दवाई। तू जानती है कि इस घर में ईद नहीं मनाई जाएगी। जी जानती हूँ मम्मी जी। तो तुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है? नहीं माँ जी, जैसा आप चाहें वैसा ही इस घर में होगा। अह, चलो अच्छा है, ये बात तू पहले ही समझ गई। एक दिन पड़ोस की उषा सुलेखा जी के घर आती है। आओ उषा आओ, कैसी हो? बस पूछ मत सुलेखा, मेरी बहू ने तो मेरी नाक में ही दम कर दिया। क्यों, क्या हो गया? तेरी बहू तो तेरी बहुत सेवा करती थी। हाँ करती तो थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी। वो तो मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वो मेरी सास हो और मैं उसकी बहू। है क्या, सच में? और नहीं तो क्या। तेरी बहू के क्या हाल हैं? मुझे तो लगता है कि तेरी बहू तो मेरी बहू से भी ज्यादा तेज होगी। आखिर लव मैरिज करके जो आई है इस घर में। नहीं नहीं उषा, अर्शी भले ही लव मैरिज करके आई हो, मगर सबके साथ अच्छे से पेश आती है, सास ससुर का कहना मानती है। मजाल है जो आज तक उसने कभी हमसे ऊंची आवाज में बात की हो। फिर तो तुम बहुत भाग्यशाली हो सुलेखा। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की? कुछ देर तो बैठिए उषा जी। नहीं नहीं, समय नहीं है मेरे पास। मेरी बहू ने कुछ सामान लाने बाजार भेजा था। कह रही थी कि ईद आने वाली है, बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए सामान जल्दी ले आओ। वो तो यूं ही मैं आपका हाल चाल पूछने चली आई। अच्छा तो ठीक है, दोबारा मिलने जरूर आना। हाँ क्यों नहीं। एक बात बता मुझे अमित, ये ईद पर क्या होता है? कैसे मनाते हैं ईद? तू तो जानता होगा इस बारे में। हाँ, जानता तो हूँ माँ, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? अब हमारे घर में कौन सा ईद मनाई जाएगी? हाँ, जितना पूछा उतना बता। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताता हूँ। अमित सुलेखा को सारी जानकारी देता है कि अर्शी के घर में कैसे सब लोग ईद मनाते हैं। ईद मुबारक हो अर्शी। आपको भी ईद मुबारक हो अमित जी। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? बस ऐसे ही। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा थोड़ी देर में खुद खिल जाएगा, देखना। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा चलो, नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्शी अमित के साथ घर के आंगन में जाती है और जो वो देखती है उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा परिवार अर्शी के लिए ईद मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था। ईद मुबारक हो बहू। शुक्रिया मम्मी जी, आपको भी ईद मुबारक हो। मगर ये सब क्या है? ये तुम्हारा सरप्राइज है, जिसे माँ काफी वक्त से प्लान कर रही थी। देखो, ये मिठाइयाँ, फल, नए कपड़े और इतने सारे पकवान, ये सब तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपनी ससुराल की ये पहली ईद कभी ना भूल पाओ। इतना सब कुछ देखकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। इतना सब कुछ तो हमारे घर पर भी कभी नहीं आया जितना आप सब मेरे लिए ईद पर लेकर आए हैं।
आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज था और ये अब तक की सबसे अच्छी ईद भी होने वाली है। लेकिन माँ, मेरी एक बात समझ नहीं आई, और वो ये है कि आप तो पहले ईद मनाने के सख्त खिलाफ थीं, तो फिर अचानक से आपने ईद मनाने का सरप्राइज कैसे प्लान किया? ये सब जानकर तुम दोनों क्या करोगे? तुम तो बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अच्छा, ये भी ठीक है। सुलेखा का मन कैसे बदला ये बात सिर्फ सुलेखा जानती है। जब सुलेखा की पड़ोसन अपनी बहू की शिकायतें लेकर उसके पास आई, तब सुलेखा को एहसास हो गया कि जिस तरह उसकी बहू पूरे परिवार की खुशियों का ख्याल रखती है, उसी तरह बहू की खुशी का ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह आखिर में सबने मिलकर ईद मनाई। बेशरम बहू की सब्जी रसोई। सरला अपने बेटे राजेश का ब्याह करा एक बड़े घराने की सुशील सुंदर लड़की लाई थी। आज बहू की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। राजेश इतनी सुंदर पत्नी पाकर बेहद खुश था और बड़े ही बेसब्री से अपनी पत्नी के हाथों से बनी पहली रसोई का इंतजार कर रहा था। कुछ बना क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सास, अच्छा, इतनी सुबह तो तू कुछ नहीं खाता है, तुझे भूख कैसे लग गई? बोल ना, अपनी बीवी के हाथों का स्वाद चखने के लिए उतावला है। सभी मेहमान और रिश्तेदार हॉल में बैठकर राजेश की टांग खिंचाई करते रहे और इसी के ठहाके लगाते, और इधर नई नवेली बहू रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। इस किचन में तो एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। मेरे माँ बाप को तो पता ही है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो नहीं पता कि मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है। अब मैं उनसे खिड़की लगाने के लिए तो नहीं कह सकती। ऐसा करती हूँ, खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहू गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में किचन के अंदर बहुत तेज तपन होने लगती है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है इस किचन में अंगारे उबल रहे हैं। अगर मैं किचन से बाहर गई तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ। वो बिना सोचे समझे सारे कपड़े उतार देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस दृश्य को देखकर सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे अपने आंखें बंद कर लेते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? रसोई में ऐसे कपड़े उतारकर काम कौन करता है? राजेश, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? अपने बाप को लेकर आ कमरे से। जा, मैं बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चलो पिताजी। बोल बहू, ये क्या बदतमीजी की तूने? सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए। वैसे भी इससे खाना जल्दी बनता है। गर्मी तो हम सबको लगती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कपड़े उतार कर बैठ जाए। जल्दी से कपड़े पहन और खाना बना। आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। बहू कपड़े पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है, तब वो फिर से कपड़े उतार कर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद झट से कपड़े फिर से पहन लेती है। सासू माँ, खाना बन गया। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तुमने जो आज बेशर्मी की है ना, वो दोबारा कभी मत करना। अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जब बहू से मिलने आती है। बहू, जा, सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दे। ठीक है सासू माँ। बहू किचन में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देती है। उसे कपड़े उतारते हुए गांव की महिलाएं देख लेती है
उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ तो शर्म से अपनी आंखें भी बंद कर लेती है और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। अरे ऐसी बेशर्मी तो हमने पहली बार देखी है। ये बहू तो पूरे गांव की बदनामी करा के ही रहेगी। तू अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? कोई ऐसे बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतार कर खाना बनाने लगता है क्या भला? हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। बेशर्मों के घर में 2 मिनट भी अगर हम लोग रुके तो हम भी बेशर्म बन जाएंगे। चलो ललिता। ताने मारकर सभी महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं बिना नाश्ता किए। बहू, कल मैंने तुझे मना किया था ना, आज फिर से वही बेशर्मी शुरू कर दी तूने। मुझे तो लगता है तू साइको है। इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है गर्मी का। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले अपने मायके जा और गर्मी की समस्या का हल करके आ। सास ससुर और पति मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब इस बहू का और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहू अपनी आदत नहीं छोड़ती तो आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसमें मेरी क्या गलती है? इसी वजह से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी जिंदगी यहीं सड़कों पर ही गुजार लूंगी। बहू इधर उधर जाकर भीख मांगने लगती है। पहली बार कोई भिखारी पैसों की जगह खाना मांग रहा है, इसे खिला देता हूँ। ये लो, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना खा लो। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। खाना खाने के बाद वो फिर से इधर उधर भटकने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो जाए कहाँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अब मुझे कहीं शौच के लिए जाना पड़ेगा। सड़क पर उसे एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो उठा लेती है और उसमें सरकारी नल से पानी भर के थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में शौच करने लगती है। लेकिन वहाँ भी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वहाँ भी वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहाँ मौजूद लोग जो शौच कर रहे थे उसे देखकर घबरा जाते हैं और शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, इस बेशर्म औरत को देखो, खेतों के अंदर कपड़े उतार रही है। चलो जाओ यहाँ से। तो इस तरह हर कोई उसे देखकर अजीब तरीके से देखता है और चर्चा करने लगता है। बहू को एहसास होता है कि वो सबके लिए मजाक बन चुकी है। अरे ये तो वही बेशर्म बहू है, देखो इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में अब खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी सास की हो गई है। राजेश की माँ किचन में खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो बेहोश हो गई। माँ क्या हुआ? पिताजी लगता है माँ बेहोश हो गई है। एक तो गर्मी बहुत है, जल्दी से मैं पानी डालता हूँ, आप तब तक डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। राजेश अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है। डॉक्टर उनके घर को अच्छी तरह से देखता है। देखिए, हर साल टेम्परेचर कुछ ना कुछ पहले से ज्यादा हो जाता है और आपकी रसोई घर में तो वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गर्मी में या तो खुले में खाना बनाइए या फिर अपने किचन में खिड़की या हवा आने जाने का कोई साधन बनाइए। खैर, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी सास बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाती है और बोलती है, बेटा, पहले तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन तेरी नौकरी लग गई। फिर हमने घर बनवाया और उसके बाद ही तेरी शादी कर दी। इस किचन में मैं पहली बार गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। उसे गर्मी लगती थी, वो कपड़े उतार देती थी, लेकिन किसी तरह खाना जरूर बनाती थी। पता नहीं कैसे उसने इतना झेला होगा। बेटा, जल्दी से उसके मायके जा और बहू को वापस लेकर आ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसके मायके चला जाता है। लेकिन मायके में
वो गई ही नहीं थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और सड़कों पर भटकने लगता है। अगर ये अपने मायके नहीं गई तो इतने दिनों से कहाँ रह रही होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ बहू को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी आदतों के कारण ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए ताकि वो फिर से अपने घर वालों के साथ रह सके। यही सब सोचते सोचते वो भटक ही रही होती है कि तभी उसे राजेश देख लेता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे मायके गया था, वहां पर भी तुम नहीं मिली। मेरे कपड़े उतारने की बुरी आदत की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हो रही थी। मेरे मायके वाले पूछते तो मैं उन्हें क्या बताती। इसीलिए मैं यहाँ सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार लूंगी। मैं समझ गई हूँ कि ये बहुत गंदी आदत है। तुम सबसे पहले मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजेश उसे वापस घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बीती हुई सारी बात बताता है। बहू, हमने तुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तेरे कपड़े उतारने के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब खुद पर बीती तो मुझे पता चला कि गर्मी बहुत हो रही है और किचन में एक खिड़की तक नहीं है। सासू माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी, पर कपड़े नहीं उतारूंगी। इससे मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अब मुझे समझ में आ गया है। अगले दिन ही राजेश अपने किचन में एक बड़ी सी खिड़की और एग्जॉस्ट फैन लगवा देता है और बहू की भी कपड़े उतारने की आदत खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इज्जत कमाने के लिए मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में। अरे रोको, रोको ट्रेन, कोई तो ट्रेन रोको। रुक जा ट्रेन। अजी सुनिए, हम तो यही रह गए। हे भगवान, ये ट्रेन काहे नहीं रुक रही है? हमारे पति इस ट्रेन में हैं। इस ट्रेन के पीछे मत भागो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है और वैसे भी ये ट्रेन तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगी। तो कैसे रुकेगी? तुम नहीं जानती, ये ट्रेन नहीं रुकी तो हमारा क्या होगा? लो, गई ट्रेन। क्यों परेशान होती हो? दूसरी ट्रेन आएगी तब उसमें बैठकर अपने घर चली जाना। नहीं जा सकते। हे भगवान, अब क्या होगा? ट्रेन छूट जाने के बाद कमला स्टेशन पर ही रोने लगती है और लीलावती उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तुम तो रोने लगी, अरे रोना बंद करो। देखो कैसे बच्चों की तरह रो रही हो। रोने से कुछ नहीं होगा, अगली ट्रेन से चली जाना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कैसे जाएंगे? सब हमारी गलती है, हमारी वजह से ही ये सब हुआ है। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है और तुम्हारा क्या नाम है? हमारे गांव का नाम? हमें हमारे गांव का नाम नहीं याद है। हमें नहीं पता हम किस गांव में रहते हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि स्टेशन कौन सा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपने गांव का नाम ही नहीं जानती? अच्छा, तुम्हें अपना नाम तो पता ही होगा या वो भी याद नहीं? हाँ हाँ, हमें अपना नाम तो पता है। हम कमला है। गांव में सब हमें कमला ही बुलाते हैं, मगर हम पढ़े लिखे ना ही है ना, इसीलिए हम अपने गांव का नाम ना ही जानते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मगर कुछ तो याद होगा उस जगह के बारे में कि तुम रहती कहाँ हो? नहीं, हमें और कुछ याद नहीं है। हमारे पति ना जाने हमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ स्टेशन पर कैसे रह गई, कैसे खो गई, जबकि तुम बता रही हो कि तुम अपने पति के साथ थी और तुम्हारे पति उस ट्रेन में थे। हाँ, हम अपने पति के साथ ही ससुराल से अपने मायके वापस जा रहे थे कुछ दिन के लिए, मगर हम ट्रेन में बैठे बैठे बहुत थक गए थे और हमें भूख भी लग रही थी, जबकि हमारे पति गहरी नींद में सो रहे थे। ट्रेन जब यहाँ रुकी तो हम कुछ खाने के लिए स्टेशन पर उतरे और अचानक ये ट्रेन चलने लगी और हम यहाँ छूट गए। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अच्छा तो ऐसा हुआ।
तो तुमने कुछ खाया अभी तक, या ट्रेन से उतरते ही ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी? कहाँ कुछ खाया, समोसे खरीद ही रहे थे कि ट्रेन चलने लगी। फिर समोसे दुकान पर ही छोड़कर हम ट्रेन के पीछे भागने लगे। अच्छा तो चलो फिर अब कुछ खा लो। ऐसे कैसे कुछ खा ले, हमें तो बहुत ही चिंता हो रही है। तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आओ तुम्हें छोले भटूरे खिलाती हूँ, उसके बाद हम मिलकर कुछ सोचेंगे। क्या सच में? हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? हम तो ये पूछना ही भूल गए। लीलावती। इसके बाद लीलावती और कमला दोनों स्टेशन पर ही मौजूद एक दुकान पर छोले भटूरे खाने जाते हैं। ये कोई छोले भटूरे हैं? इनमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। छोले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हम मिट्टी खा रहे हो। और ये भटूरे भटूरे ऐसे होते हैं? इनमें भटूरे कम और तेल ज्यादा है। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही बोल रही हो? ये इतने ही बुरे हैं तो तुम खुद बना लो ना। हाँ लाओ, हम बनाते हैं और बताते हैं कि छोले भटूरे कैसे होते हैं। ये तुम्हारी दुकान है? नहीं, मगर हमारे चाचा की है। वही छोले भटूरे बनाते हैं घर पर और हम सिर्फ यहाँ आकर इन्हें बेचते हैं। अच्छा, तभी सोचे तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक क्यों नहीं है। अब से छोले भटूरे हम बनाएंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमारे चाचा को कोई दिक्कत ना हो इस बात से। तुम उसकी चिंता मत करो, हम उन्हें समझा देंगे। अच्छा सुनो, हमारी एक मदद कर दो। जब तक हमारे पति हमें ढूंढने यहाँ नहीं आते, क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? हम यहाँ किसी को नहीं जानते, ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पति नहीं आए तो? ऐसा नहीं होगा, हमें उन पर पूरा यकीन है। वो हमें ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है। इस तरह स्टेशन पर मिली लीलावती की मदद से कमला को काम और रहने की जगह दोनों ही मिल जाती है। अगले दिन कमला छोले भटूरे बनाकर स्टेशन पर बेचने लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे छोले भटूरे लोगों को पसंद आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तुम देखना। ऐसे छोले भटूरे बनाना हम अपनी अम्मा से सीखे हैं। जब भी हम घर पर छोले भटूरे बनाते हैं तो सब लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं। चलो देखते हैं। थोड़ी देर बाद ही छोले की सब्जी की खुशबू पूरे स्टेशन पर फैल जाती है और धीरे धीरे करके कमला की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे कमला, यहाँ तो सच में भीड़ लग गई। हमारी दुकान पर मैंने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी है। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे। अच्छा, अब बातें बंद करो और काम ज्यादा करो। सबको छोले भटूरे दो। इतने सारे ग्राहक तो मुझ अकेले से संभाले नहीं जाएंगे। शाम होने से पहले ही कमला की दुकान के छोले खत्म हो जाते हैं और उनकी आज अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देखो कमला, आज हमारे पास कितने सारे पैसे जमा हो गए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लो, इसमें से थोड़े पैसे तुम रखो। अरे नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? इन्हें तुम ही रखो। तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो, तुमने तो छोले भटूरे खाए ही नहीं। ये कहाँ से आए? सारे छोले तो खत्म हो गए थे। हाँ, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अलग रख दिए थे। ये दुनिया के सबसे अच्छे छोले भटूरे हैं कसम से। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। इसी तरह कमला हर दिन स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने लगी थी और सभी लोगों को उसके हाथ के बने छोले भटूरे पसंद आने लगे थे। तुम निराश क्यों हो? ना जाने हमारे पति कब आएंगे। हमें उनकी बहुत याद सताती है लीलावती। बहुत समय हो गया है, क्या पता वो तुम्हें भूल गए हो। नहीं, ऐसा ना ही हो सकता है। हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। ट्रेन में भैया भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भैया देखो, बाहर से छोले की सब्जी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मुझे नहीं खाना, तू जा। अच्छा ठीक है, आप मत खाना, लेकिन आप मेरे साथ तो चलिए ना बाहर तक। मैं छोले भटूरे खा लूंगा, तब तक आप भाभी को ढूंढ लेना। क्या पता वो आपको इसी स्टेशन पर मिल जाए। अच्छा ठीक है, चल फिर। रमेश और पिंकू दोनों ट्रेन से उतरकर छोले भटूरे की दुकान पर जाते हैं। भैया क्या खुशबू आ रही है छोले सब्जी की। अरे ये खुशबू तो जानी पहचानी है, खाकर देखिए भैया। रमेश जैसे ही छोले भटूरे खाता है उसे कमला की याद आ जाती है। ये तो मेरी पत्नी कमला के हाथ के बने छोले भटूरे हैं। मुझे इनका स्वाद अच्छे से याद है।
तभी लीलावती वहाँ से गुजरती है। अरे सुनो, ये छोले भटूरे किसने बनाए हैं? क्यों, है ना जबरदस्त स्वाद? तुम्हें भी पसंद आए ना? ये छोले भटूरे हमारी कमला ने बनाए हैं। कमला ने? वो कहाँ है? कहाँ है कमला? क्या मैं मिल सकता हूँ अभी? लीलावती कमला को बुलाकर लाती है। कमला अपने सामने अपने पति रमेश को देखकर चौंक जाती है। रमेश भी कमला को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। कमला, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। हमने भी आपको बहुत याद किया। हम रोज यहाँ आपका इंतजार करते थे। हमें यकीन था आप जरूर आएंगे। आखिरकार तुम मिल ही गई। चलो अब घर चलते हैं। ऐसे कैसे घर चलते हैं? कमला यहाँ अपनी छोले भटूरे की दुकान चलाती है, उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या? हाँ रमेश जी, मैं यहाँ छोले भटूरे बेचती हूँ, लेकिन लीलावती मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं जानती थी कि तुम एक दिन चली जाओगी, मगर मुझे छोले भटूरे सिखा कर ही तुम यहाँ से जा सकती हो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारा मन हो तो हम गांव में भी छोले भटूरे की अपनी दुकान खोल लेंगे, ठीक है ना कमला? अरे वाह, सच में? हाँ। इसके बाद कमला अपने घर चली जाती है और गांव में छोले भटूरे बेचना शुरू कर देती है। हरिपुर गांव की हरी भरी गलियों में शांता देवी नामक एक गरीब विधवा औरत रहती थी, जिसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था और वो दिन भर बस अपने बगीचे में ही रहा करती थी, जिसकी ममता के कारण उसका छोटा सा बगीचा ढेर सारे फूल पत्तों से लदा रहता था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। अरे सरिता, देख, वो बकरी आज फिर से मेरे बगीचे में घुस गई थी। लगता है उसे भी मेरा बगीचा पसंद आ गया है। अम्मा, बकरी ही नहीं, हमें भी आपका बगीचा बहुत पसंद है। आपने कुछ दिन पहले जो कटहल दी थी वो तो इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरे एजी रोज वैसी ही सब्जी बनाने को कहते हैं। अब जब भी आपके बगीचे में कटहल फरे, बस बुला लिया करो। बरखा की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती है, जैसे घर की रौनक वहीं से शुरू होती हो। पर आज गांव में एक नई रौनक है, बरखा के बेटे विजय की शादी की रौनक। बस एक बार मेरे बेटे विजय की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। अब तो मुझे घर के काम धाम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब मेरी बहू करेगी और मैं तीर्थ यात्रा पर निकल एक से बढ़कर एक पौधों के बीज लाकर उसे अपने बगीचे में लगाऊंगी। धूमधाम से विजय और संजना की शादी होती है, जो बहुत सुंदर, चतुर और महत्वाकांक्षी लड़की है और उसका एक ही सपना है, अमीर बनना। देख संजना बेटी, अब तुझे ही अपनी सास बरखा का घर संभालना है, पर घर के कामों में इतनी बिजी मत हो जाना कि हमारे असली खेल को भूल जाओ। मैंने सुना है उसके यहाँ एक सोने की चिड़िया छुपी है, इसलिए उसे जैसे भी करके खोज निकाल बेटी, फिर तो हमें जीवन भर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो चिड़िया अब उड़ नहीं पाएगी, मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूंगी। आखिरकार उसी खजाने के लिए तो मैंने इस 2 कौड़ी के क्लर्क विजय से शादी की है। शादी के बाद संजना घर में कदम रखती है, पर उसके दिल में नए जीवन की खुशी से ज्यादा छुपी हुई दौलत की ख्वाहिश पल रही थी। कुछ ही दिनों में संजना अपनी मीठी बातों से बरखा का दिल जीतने का नाटक करने लगती है। अम्मा, बाबूजी के बारे में बताइए ना, वो कैसे थे? उनकी सबसे प्यारी चीज क्या थी? अरे, तेरे बाबूजी बड़े सीधे थे बेटी, पर उनके लिए सबसे प्यारी चीज थी हमारा ये छोटा सा घर और हमारा बगीचा। वो कहते थे कि उनके पूर्वज जो प्राचीन काल में एक राजा के यहाँ द्वारपाल थे, उस राजा ने अपनी एक पसंदीदा सोने की चिड़िया उन्हें संभालने को दी थी, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। वो सोने की चिड़िया बाबूजी के पूर्वजों ने कहाँ संभाल कर रखी है माँ?
पता नहीं बेटी, लोग तो कहते हैं कि वो सोने की चिड़िया हमारे बगीचे में है, पर मैं नहीं चाहती थी कि उस खजाने के लिए हम अपने बगीचे में खुदाई सुदाई करें और पेड़ पौधों को ख्वामखा नुकसान करें। इसलिए मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि असली दौलत जमीन में नहीं, रिश्तों में होती है। असली दौलत जमीन के नीचे ही छुपी होती है बुढ़िया। हाँ, अच्छा हुआ तूने बातों बातों में मुझे खजाने का पता बता दिया। अब देख मैं उस सोने की चिड़िया को लेकर कैसे यहाँ से उड़न छू हो जाती हूँ। संजना अब चालाकी से अपने पति विजय को पटाने लगती है ताकि बगीचे के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर सके। विजय, मैंने सोचा है कि क्यों ना माँ के बगीचे में थोड़े बदलाव किए जाएं। सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा गहराई में खोदना अच्छा रहेगा, क्या कहते हो? अरे बगीचे में तो सब ठीक है ना संजना, पर अगर तुम्हारा मन है तो कर लेते हैं। वैसे भी अब माँ के बगीचे की देखभाल उनसे ज्यादा तुम्हें ही करनी है, इसलिए वह तुम्हारे हिसाब से ही होनी चाहिए। विजय की सहमति मिलने के बाद संजना के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और बस यहीं से शुरू होता है संजना का खजाना खोजो मिशन। अब उस सोने की चिड़िया को मुझे अपने पिंजरे में बंद करने से कोई नहीं रोक सकता। विजय भोलेपन में फावड़ा उठा लेता है और दोनों शुरू हो जाते हैं बगीचे की खुदाई में, कभी गमलों के नीचे, कभी पेड़ों के पास। इस चक्कर में एक बार तो उन्होंने शांता के प्यारे तुलसी के पौधे को भी उखाड़ दिया। तभी शांता देवी गुस्से में दौड़ती हुई आती हैं। अरे ओ विजय, ये क्या किया? मेरी तुलसी माता को उखाड़ डाला। क्या बगीचे में सुरंग बना रहे हो? अम्मा, मैंने तो सोचा कि नई फसल उगाने से घर और हरा भरा लगेगा। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बगीचा और ज्यादा हरा भरा हो जाए और उसकी चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी हो? बरखा का गुस्सा भी संजना की मीठी बातों के सामने पिघल जाता है। अच्छा, ये बात है, तब तो तुम खुदाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मेरे प्यारे पेड़ पौधों को कुछ ना हो। एक नया जीवन देने के लिए पुराना जीवन ले लेना अच्छी बात नहीं होती। ये सुन संजना की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और उसके दिल में लालच का चिराग और धधक कर जल उठता है। वो मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया को मूर्ख बनाना कितना सरल है। मुझे तो ये दोनों माँ बेटे ही मूर्ख लगते हैं। वो सोने की चिड़िया जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। बस अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। संजना का चेहरा अब चुपचाप हंसी के पीछे छुपे उस भूख को दिखाने लगा था जो उसे सोने की चिड़िया तक ले जाना चाहता था। धीरे धीरे करके उसने बरखा का सारा बगीचा खुदवा डाला, लेकिन उसे खजाना कहीं नहीं मिला। बस संजना, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे और खुदाई नहीं होती। मैं क्लर्क हूँ, मजदूर नहीं, जो तुम मुझसे इतनी खुदाई करवा रही हो। सुनिए विजय, इस बगीचे की मिट्टी बस मिट्टी नहीं है, इसमें सोने के कण भी छुपे हो सकते हैं। अगर हम यहाँ से वहाँ थोड़ा और खुदाई करें तो क्या पता किस्मत चमक जाए। संजना, ये बगीचा मेरी माँ ने बरसों से संवारा है। पहले ही खुदाई कर कर मैंने उनका प्यारा बगीचा उजाड़ दिया। अब यहाँ खुदाई करने से कहीं वो मुझ पर और भड़कना पड़े। ओ विजय, तुम माँ के प्यार में इतना डूबे हो कि असली खजाने को देख ही नहीं पाते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि हम भी अमीर हो और ऐशो आराम से जिए? संजना के फोर्स करने पर विजय बगीचे के आसपास भी खुदाई करने लगता है, लेकिन उसे वो सोने की चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी वो गांव के ज्योतिषी रामेश्वर बाबा पंडित के पास जाती है। पंडित जी, आपकी विद्या अपार है, बताइए क्या मेरे घर के नीचे कोई खजाना छुपा है? अगर हाँ तो वो कहाँ है? संजना बेटी, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तुम्हारे आंगन में धन की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु इसकी पुष्टि के लिए एक विशेष पूजा करानी होगी। पूजा? हाँ हाँ,
जो भी करना हो करिए, बस खजाना मिलना चाहिए। संजना बहू, लगता है कि तुम लोग अब गड्ढे खोदने में काफी कुशल हो गए हो। क्यों ना कलर की सलर की छोड़कर एक खनन कंपनी खोल लो, फिर खोदते रहना जीवन भर। अरे नहीं माँ जी, बस थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कर रहे हैं। ये तो वही है, खजाना। विजय, जल्दी से खोलो। विजय ताले को काटकर संदूक खोलता है, जिसके अंदर कुछ पुराने पत्र, प्राचीन समय की कुछ चीजें और एक छोटा सा खिलौना होता है। ये देखकर संजना के चेहरे पर निराशा छा जाती है। ये खजाना नहीं, मेरी यादें हैं। ये मेरे और तुम्हारे बाबूजी के बीच की सोने की चिड़िया है, प्यार की चिड़िया जो अमूल्य है। तुम इसी सोने की चिड़िया को खोज रही थी ना बहू। ये सुनकर संजना स्तब्ध रह जाती है और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। माँ जी, क्या यही है सोने की चिड़िया, वो खजाना जो राजा जी ने विजय जी के पूर्वजों को दिया था? हाँ बेटी, यही है वो खजाना। सोने की चिड़िया नामक रिश्तों और बचपन की यादों का खजाना, जो पहले विजय के परदादा ने उसके दादा को दी, उसके दादा ने विजय के पिताजी को दी और उन्होंने विजय को बचपन में दी थी, इसे संभाल कर रखने के लिए, ताकि हम जब भी इसे देखें अपने पूर्वजों से एक जुड़ाव महसूस कर सकें। संजना के जीवन में आए इस बदलाव की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उसकी लालच की परतें धीरे धीरे हट रही हैं और वो असली सच्चे रिश्ते नामक असली सोने की चिड़िया की पहचान करने के करीब पहुंच जाती है। एक सुबह, अम्मा, आज मैं आपके साथ बगीचे में काम कर लूं? शायद कुछ नया सीख लूं। जरूर बिटिया, पौधों को भी तो नए हाथों की गर्माहट पसंद आती है। अम्मा, मैंने आपके बगीचे में तोड़-फोड़ की, आपके दिल को भी दुखाया, पर अब लगता है जैसे ये मिट्टी ही असली खजाना है। इसमें खुशबू है, जीवन है। खजाना बाहर नहीं होता बिटिया, वो तो यहाँ होता है, अपने दिल में। जो प्रेम और अपनापन बांट सके, वही असली सोने की चिड़िया है।